हेलो दोस्तों, आप सभी को आपके अपने चैनल नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चंस की एक सीरीज़ शुरू की है, जिसमें हम लोग झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चंस के एक एक सेट को सॉल्व करते हैं। तो चलिए आज के इस सेट की शुरुआत करते हैं। हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। झारखंड के पहले गैर भाजपा मुख्यमंत्री निम्न में से कौन थे? ये पूछा जा रहा पहले क्वेश्चन में। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो झारखंड के सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बाबूलाल मरांडी। कौन थे? बाबूलाल मरांडी थे। और वो किससे थे? वो थे बीजेपी से, यानी कि भाजपा से थे। फिर सेकंड जो बनते वो बनते अर्जुन मुंडा। कौन? अर्जुन मुंडा। वो भी बीजेपी से ही थे। तो तीसरी बार जो गैर भाजपा मुख्यमंत्री बनते और वो कौन थे? शिबू सोरेन थे। ये पहले ऐसे थे जो गैर भाजपा मुख्यमंत्री बने थे और इनका पहला कार्यकाल सिर्फ 10 दिन का रहता है। अगर शिबू सोरेन की बात करें तो ये जेएमएम के संस्थापक भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शिबू सोरेन। अब हम लोग थोड़ा बाकी जो मुख्यमंत्री उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो इसमें कौन है ऑप्शन में? देखिए पहले बाबूलाल मरांडी। तो इनके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। ये झारखंड के पहले मुख्यमंत्री है। ये भाजपा से थे। 2006 में ये भाजपा से अलग होकर झारखंड विकास मोर्चा, कौन सा? झारखंड विकास मोर्चा नामक पार्टी बनाते ही है। और फिर 2020 में इसी पार्टी का विलय किस में कर देते हैं? भाजपा में। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रघुवर दास। रघुवर दास ऐसे मुख्यमंत्री झारखंड के जो गैर आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। और रघुवर दास ने अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। अगर नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग देखें तो कौन है? अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा भी बीजेपी से थे और ये वर्तमान में केंद्र सरकार में जनजातीय मामलों के कैबिनेट मंत्री है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गैर भाजपा मुख्यमंत्री में शिबू सोरेन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा पहला कार्यकाल है जिनमें अर्जुन मुंडा झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत रहे? इसमें क्या पूछ रहा है कि अर्जुन मुंडा का कार्यकाल पहला वाला कौन सा है? तो वो कौन सा हो जाएगा? 18 मार्च 2003 से 2 मार्च 2005। कौन सा हो जाएगा? 18 मार्च 2003 से 2 मार्च 2005। तो अर्जुन मुंडा का पहला कार्यकाल कौन सा था? 18 मार्च 2003 से 2 मार्च 2005 तक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड राज्य में राज्यपाल कौन है? तो इसमें वर्तमान राज्यपाल अभी कौन है? सीपी राधाकृष्णन। कौन है अभी? सीपी राधाकृष्णन अभी हम लोग के वर्तमान के राज्यपाल हैं। और अगर सीपी राधाकृष्णन के बारे में हम लोग थोड़ा जान लें तो ये किससे? बीजेपी से है, भाजपा से है। और ये लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। कहाँ से? कोयम्बटूर लोकसभा क्षेत्र से ये 2 बार सांसद भी रह चुके हैं, जो अभी 11वें नंबर के राज्यपाल हैं। झारखंड में ये अभी 11वें नंबर के राज्यपाल है। कौन? सीपी राधाकृष्णन। तो इसमें ऑप्शन में नहीं है, आप लोग अपडेट कर लीजिएगा कौन हो जाएंगे? सीपी राधाकृष्णन। अब इसमें ऑप्शंस में जो दिया हुआ है जिनका नाम, उनके बारे हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। तो द्रौपदी मुर्मू, ये 9वें नंबर की झारखंड की राज्यपाल थी और ये पहली महिला राज्यपाल थी। कहाँ की? झारखंड की। और वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू क्या भारत की राष्ट्रपति बनी हुई है? 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनी हुई है। कब? 2022 में बनी है। और ये दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। और अगर बात करें सैयद अहमद की, तो ये झारखंड के 8वें नंबर के राज्यपाल थे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं प्रसिद्ध लेखक रहे हैं। कौन?
सैयद अहमद, इनकी आत्मकथा का नाम है पगडंडी से शहर तक, इनकी आत्मकथा है सैयद अहमद की। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सैयद सिबते रज्जी, इनकी बात करें तो ये भी झारखंड के 5वें नंबर के राज्यपाल थे और इन्हीं के टाइम में पहली बार झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। कब? 2009 में। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा लौह अयस्क भंडार का समृद्ध स्रोत है? तो लौह अयस्क के लिए कौन सा क्षेत्र है? पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम में देश का 23% कितना 23% हेमेटाइट लौह अयस्क झारखंड के पास है। कितना? 23% हेमेटाइट कहाँ होता है? ये झारखंड के पास है। और अगर देखा जाए तो झारखंड क्षेत्र में ये जो हेमेटाइट प्रकार है लौह अयस्क का, ये एक टाइप है। लौह अयस्क में मैग्नेटाइट होता है, लिम्नोटाइट, इस तरह के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो इसमें एक टाइप है जो हेमेटाइट है और ये ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है? 99% झारखंड के क्षेत्र में पाया जाता है। झारखंड में ज़्यादातर 99% हेमेटाइट पाया जाता है और 1% में दूसरे अदर लौह अयस्क पाए जाते हैं। लौह अयस्क के उत्पादन में झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। लौह अयस्क के उत्पादन में झारखंड का भारत में तीसरा स्थान है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। और अगर हम लोग देखें तो पश्चिमी सिंहभूम में कौन कौन से खदान है? तो वहाँ है नोआ मुंडी। कौन सा? नोआ मुंडी। और ये एशिया की सबसे बड़ी खान है लौह अयस्क की। कौन सी? नोआ मुंडी। ये कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम में। फिर है गोवा, बादाम पहाड़, किरीबुरू, होकलातबुरू, ये सब क्या खाने हैं लौह अयस्क की और सब कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम में। तो लौह अयस्क का भंडार कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी सिंहभूम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी दुमका का क्षेत्र निम्नलिखित कमिश्नर से किस क्षेत्र तक ही सीमित है? तो संथाल परगना का क्षेत्र कहाँ आ जाएगा? संथाल परगना कमिश्नर में ही आ जाएगा। कोल्हान की बात किया जाए तो कोल्हान में क्या आ जाएगा? आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण। क्या आ जाएगा? आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण। उत्तरी छोटा नागपुर में आ जाएगा बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण और दक्षिणी छोटा नागपुर में आ जाएगा रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण। और ये सब कब आया है? 2015 में आया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संथाल परगना का संथाल परगना कमिश्नर में ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सोनरेखा नदी हुंड्रू फॉल से कितनी ऊंचाई से गिरती है? तो सोनरेखा नदी पर ही कौन सा हुंड्रू फॉल है और हुंड्रू फॉल कहाँ है? रांची में है। कहाँ है हुंड्रू फॉल? रांची में है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो 98 मीटर और अगर फीट में देखें तो कितना है? 320 फीट। किसी किसी बुक में 322 भी दिया होता है, तो आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? 320 हो जाएगा। 320 फीट हो जाएगा इसका आंसर। चलिए हम लोग हुंड्रू फॉल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हुंड्रू फॉल जो है ये भारत का 34वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत का 34वां। और अगर झारखंड की बात किया जाए तो झारखंड का सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल है। तो पहला फर्स्ट हाईएस्ट वाटरफॉल कौन है झारखंड का? तो वह है बूढ़ा घाघ जलप्रपात। कौन सा? बूढ़ा घाघ जलप्रपात। और ये कहाँ है? लातेहार में है। इसकी ऊंचाई कितनी बूढ़ा घाघ जलप्रपात की? 142 मीटर या फिर 137 मीटर। और ये किस नदी पे है? बूढ़ी नदी पे है। तो इसमें क्लियर हो गया आप लोग को। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बोकारो जिले की लगभग आबादी क्या है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार बोकारो जिले की आबादी क्या है?
20,62,330 अप्रॉक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर सी नंबर हो जाएगा 20 लाख। चलिए अब हम लोग थोड़ा बोकारो ज़िले के बारे में थोड़ा जान जाते हैं। इसके बोकारो के बारे में, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो बोकारो को इस्पात नगरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इस्पात नगरी। बोकारो में एक है लुगु पहाड़ी, लुगु पहाड़ी है, इसे संथालों का पिता भी कहा जाता है। बोकारो ज़िले की स्थापना कब हुई है, 1 अप्रैल 1991 को। बोकारो ज़िले में जवाहरलाल नेहरू पार्क है, तेनू घाट बांध है। कौन सा, तेनू घाट बांध। अगर तेनू घाट बांध की बात किया जाए तो ये देश का सबसे बड़ा अर्थन बांध है। कौन सा, अर्थन बांध। अर्थन बांध का मतलब हो जाता है ये मिट्टी से बना हुआ बांध है। कौन सा, तेनू घाट, जो बोकारो ज़िले में है। अगर और हम लोग बोकारो ज़िले की बात करें तो बोकारो ज़िले में ही चंद्रपुरा पक्षी विहार है। कौन सा है, चंद्रपुरा पक्षी विहार है, जहाँ जाड़े के मौसम में साइबेरियन पक्षी आते हैं। बोकारो ज़िले में एक पर्वतपुर जगह का नाम है जहाँ पे एशिया का पहला मीथेन गैस का कुआं है। बोकारो ज़िले में ही इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री है, जो एशिया का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना है। बोकारो में ही बोकारो स्टील सिटी है। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग बोकारो ज़िले के बारे में जान लिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि पुराने सिंहभूम से कितने ब्लॉक अलग करने के बाद पूर्वी सिंहभूम जिला का गठन किया गया। तो पूर्वी सिंहभूम जिला के लिए 9 ब्लॉक को अलग करने के बाद पूर्वी सिंहभूम जिला बना है। चलिए अब थोड़ा पूर्वी सिंहभूम जिले के बारे में भी हम लोग जानते हैं। तो पूर्वी सिंहभूम जिले का नाम पूर्वी मतलब सिंहभूम क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ आदिकाल में यहाँ बहुत अधिक सिंह यानी कि शेर विचरण किया करते थे, उससे इसका नाम सिंहभूम पड़ गया था। अगर पूर्वी सिंहभूम की और बात करें हम लोग तो यहाँ ढाल राजाओं की भूमि है। अंग्रेजों का प्रवेश झारखंड में पहली बार कहाँ से होता है, पूर्वी सिंहभूम से ही होता है। तो इसलिए पूर्वी सिंहभूम को अंग्रेजों का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है कि अंग्रेजों का प्रवेश द्वार। वो लोग ढालभूम से ही घुसते हैं, तभी तो सबसे पहले ढाल विद्रोह होता है। और अगर हम लोग जाने पूर्वी सिंहभूम के बारे में तो यहाँ रंकनी मंदिर है, चित्रेश्वर धाम है, हरीना मेला है, हाथी खेदा मंदिर है, दलमा वन्यजीव अभयारण्य है। ये कब बना, 1975 में। दलमा वन्यजीव अभयारण्य कब बना है, 1975 में। और ये जो दलमा हिल्स है ये अरावली के समय का है, ये हिमालय से पहले का है, ये दलमा हिल्स, ठीक है। और अगर हम लोग देखें तो यहाँ धारागिरी जलप्रपात है, टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क है, डिमना झील है, किनन स्टेडियम है, XLRI है, टिस्को टेल्को, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ें कहाँ हैं, यहाँ पूर्वी सिंहभूम में है। और ये पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर में है, RIT, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गढ़वा जिला उत्तर में किस नदी से घिरा हुआ है। तो गढ़वा जिले की बात की जा रही है। तो गढ़वा जिला कहाँ पे है, यहाँ पे गढ़वा जिला, और इस ओर से सोन नदी बहती है, इस ओर से सोन नदी बहती है। तो गढ़वा जिला किस नदी से घिरा हुआ है, सोन नदी से गढ़वा जिला घिरा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोन नदी। और अगर गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी झारखंड के सिर्फ एक ज़िले से होकर गुजरती है, और वो कौन सा है, साहेबगंज है। इस जगह से गंगा नदी गुजरती है, साहेबगंज से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गढ़वा जिला उत्तर में किस नदी से घिरा है, तो सोन नदी से घिरा है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए थोड़ा सा गढ़वा जिले के बारे में भी हम लोग जानते हैं। तो गढ़वा को गढ़ देवी की नगरी भी कहा जाता है। ये गढ़वा जो है ये पलामू से अलग हुआ है। गढ़वा ऐसा जिला है झारखंड का जो 3 राज्यों से घिरा है। कौन कौन सा है, यूपी,
बिहार और छत्तीसगढ़। ये एकमात्र जिला जो 3 राज्यों को स्पर्श करता है, यूपी, बिहार और छत्तीसगढ़। तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। गढ़वा जिला में ही वंशीधर मंदिर है, गढ़देवी का मंदिर है, गुरुसिंध, बलचौरा, सुखलदरी, गूंगा झंझ, हेसातु, सात बहनी, ये सब जलप्रपात कहाँ है? गढ़वा जिले में ही है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरिहर धाम और बगोदर झारखंड के किस जगह में स्थित है? तो ये सब कहाँ है? गिरिडीह जिला में है। कहाँ है? गिरिडीह जिला में है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, गिरिडीह जिला। चलिए अब हम लोग थोड़ा गिरिडीह जिले के बारे में भी जानते हैं। तो गिरिडीह को जैन तीर्थकरों की निर्वाण भूमि भी कहा जाता है। किनकी? जैन तीर्थकरों की निर्वाण भूमि। और ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो जैनों के जो तीर्थकर होते हैं, तो 24 तीर्थकरों में से 20 तीर्थकरों को पारसनाथ पहाड़ी पर ही निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पर? पारसनाथ पहाड़ी पर। और जो अंतिम तीर्थकर थे वो थे पार्श्वनाथ, और उन्हीं के नाम पर इस पहाड़ी का नाम क्या पड़ा? पारसनाथ पहाड़ी पड़ा। तो उसी के कारण गिरिडीह को जैन तीर्थों की निर्माण भूमि कहा जाता है। अगर और हम लोग गिरिडीह के बारे में जाने तो गिरिडीह जिला में ही झारखंड धाम है, खंडोली पर्वत है, बाल पहाड़ी बांध है, उसरी जलप्रपात है जो कि उसरी नदी पर है। यहाँ पे और एक चीज़ क्या है, खंडोली में मुर्गी पालन शोध एवं विकास संस्थान है। कहाँ है ये? गिरिडीह में है। और अगर चावल और मृदा शोध अनुसंधान केंद्र तो वो हजारीबाग में हो जाएगा, लेकिन मुर्गी पालन शोध एवं विकास संस्थान वो कहाँ हो जाएगा? गिरिडीह जिला में। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुमला जिला झारखंड के किस जिले में स्थित है? गुमला जिला की बात किया जा रहा है। तो गुमला कहाँ हो जाएगा? इस जगह हो जाएगा गुमला। तो ये हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो कहाँ गुमला? यहाँ पे है गुमला। तो ये कहाँ हो जा रहा है? साउथ वेस्ट में हो रहा है। तो देखिए ऑप्शन में साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। कौन सा हो जाएगा आंसर? डी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। साउथ वेस्ट में है गुमला जिला। यहाँ पे गुमला और यहाँ पे सिमडेगा। तो गुमला के बारे पूछा जा रहा है तो वो हो जाएगा दक्षिण पश्चिमी भाग में गुमला जिला है। चलिए हम लोग गुमला के बारे भी अब थोड़ा जानते हैं। किसके बारे जानते हैं अब हम लोग? थोड़ा गुमला के बारे में। गुमला को अल्बर्ट एक्का की नगरी कहा जाता है। किनकी? अल्बर्ट एक्का की नगरी कहा जाता है। अल्बर्ट एक्का को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। गुमला जिले के ही कार्तिक उरांव हैं। कौन? कार्तिक उरांव। इन्होंने 1968 में, कब? 1968 में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना की थी। किसकी? अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना की थी। किसने? कार्तिक उरांव ने। और कार्तिक उरांव कहाँ के हैं? गुमला जिले के हैं। गुमला जिले में ही नवरत्नगढ़ का किला है जिसे झारखंड का हम्पी कहा जाता है। गुमला में ही कोराम्बे का हल्दी घाटी है। पालकोट अभयारण्य, अंजन धाम जिसे हनुमान का, भगवान हनुमान की जन्मभूमि माना जाता है। गुमला जिले में ही टांगीनाथ मंदिर है जहाँ पे माना जाता है कि भगवान परशुराम का वहाँ पे फारसा गड़ा हुआ है और उस पर अभी तक जंग नहीं लगा इतना साल होने के बावजूद। और उसी मंदिर पे, टांगीनाथ मंदिर में परशुराम के पदचिन्ह भी मिले हैं। तो ये सब कहाँ? गुमला जिले में है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? गुमला जिला रांची से कब बना है? मतलब वो उससे अलग होकर कब बना है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18 मई 1983 को गुमला जिला बना है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड राज्य में सरकार की राज्य नीति किस प्राधिकरण द्वारा लागू की जाती है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा साझा। राज्य सरकार की राज्य नीति किस प्राधिकरण द्वारा लागू की जाती है? साझा के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा साझा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या पूछा जा रहा है? 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर क्या है? तो वो कितना हो जाएगा? 57.10% हो जाएगा। तो अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर कितना है? 57.10%। अगर ओवरऑल झारखंड का साक्षरता दर पूछा जाता तो वो कितना हो जाता? 66.4% है। वो कितना है? 66.4% ओवरऑल झारखंड का। और अनुसूचित जनजाति का कितना? 57.10% है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड के कौन से जिले में आदिवासी जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत है? तो कहाँ है ये? कोडरमा में। कहाँ? कोडरमा जिले में आदिवासियों की जनसंख्या न्यूनतम है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माध्यमिक शिक्षा और मदरसा के प्रबंधन के लिए स्थापित किया गया है। तो क्या स्थापित किया गया है? झारखंड शैक्षणिक परिषद। मदरसा शिक्षा में जहाँ मुस्लिम धर्म से संबंधित शिक्षा दी जाती है, तो उसमें एक आधुनिकीकरण किया जा रहा है, जिसके थ्रू हो जाएगा कि बच्चे वहाँ पे बीएड वगैरह करेंगे। तो ये मदरसा शिक्षा में मुस्लिम धर्म से संबंधित शिक्षा प्रदान की जाती है और इन स्कूलों में उर्दू के साथ साथ इस्लामिक धार्मिक पुस्तकों का भी ज्ञान दिया जाता है। तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल का भी अब ये कर रहे हैं कि ये वहाँ पे अच्छे टीचर्स को ला रहे, जिससे कि इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे भी मैथ्स में या साइंस में या अदर सब्जेक्ट में अपना भविष्य ज़्यादा अच्छे से बना सके। तो इसलिए इनका आधुनिकीकरण किया जा रहा है। तो ये कौन कर रहा है? झारखंड एकेडमिक परिसर के द्वारा किया जा रहा है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैनिक मंगल पांडे के नेतृत्व में 1857 का विद्रोह कहाँ हुआ था? तो 1857 के विद्रोह में कहाँ? 1857 के विद्रोह में हजारीबाग से कौन थे? तो हजारीबाग से थे माधव सिंह और नादिर अली। कहाँ से थे? हजारीबाग से थे। अगर साहेबगंज बोलते, अगर डोरंडा और रांची की बात किया जाए, रांची के डोरंडा से, तो वहाँ से थे जय मंगल पांडे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, जय मंगल पांडे। और अगर पलामू की बात किया जाए तो पलामू से नीलांबर पीताम्बर थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, रांची के डोरंडा से जय मंगल पांडे ने नेतृत्व किया था, हजारीबाग से माधव सिंह व नादिर अली, और पलामू से नीलांबर पीताम्बर। कौन से विद्रोह में? 1857 के विद्रोह में। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि मुंडा आबादी खुद को क्या बताते हैं? तो मुंडा स्वयं को होड़ो को कहते हैं। क्या? होड़ो को, स्वयं को होड़ो को कहते हैं और इनकी भाषा को होरो जगर, क्या? होरो जगर कहते हैं। अगर मुंडा जनजाति की बात करें तो ये झारखंड की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है और मुंडा जनजाति झारखंड में ही सिर्फ पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? होरो को, ए नंबर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। बोकारो अपनी लौह अयस्क की आपूर्ति किस खदान से करता है? तो बोकारो लौह इस्पात कारखाना कहाँ है? बोकारो में है। ये कब बना है? 1964 में। और उत्पादन का कार्य कब से शुरू हुआ है? 1972 में। बोकारो इस्पात कारखाना जो है, ये भारत का पहला स्वदेशी स्टील संयंत्र है और ये रूस के सहयोग से बनाया गया है। किसके? रूस के सहयोग से बनाया गया है। अब देखते हैं यहाँ लौह अयस्क की आपूर्ति कहाँ से होती है? तो वो क्योंझर की खान से होती है। कहाँ? क्योंझर की खान से होती है लौह अयस्क की आपूर्ति।
कोकिन कोयल की आपूर्ति की बात करें तो वो कहाँ से होती है? झरिया से। और चूना पत्थर कहाँ से प्राप्त करता है? बोकारो लौह इस्पात कारखाना, तो वो एमपी से प्राप्त करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्योंझर की खान से बोकारो इस्पात कारखाना इसकी आपूर्ति करता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में इस जनजाति के लड़के और लड़कियों के लिए जतरा के रूप में महत्वपूर्ण कोई दूसरा त्यौहार नहीं है। जनजाति की पहचान करना, तो ये कौन सा जनजाति हो जाएगा? ये उराव जनजाति हो जाएगा। कौन? उराव जनजाति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। और अगर उराव जनजाति की बात करें तो ये झारखंड की दूसरी और भारत की चौथी, झारखंड की सेकंड और भारत की, इंडिया की कौन सी? चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति। कौन सी? उराव जनजाति। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सरुल मुंडा जनजाति का उत्सव कहलाता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि सरुल जो है मुंडा जनजाति में किस नाम से बोला जाता है? तो वो कौन सा हो जाएगा? बा परब। तो मुंडा जनजाति में सरुल को बा परब कहा जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब झारखंड में बिहार जनजातीय लोगों के निवास के रूप में क्या जाना जाता है? तो वो उस स्थान का नाम पूछा जा रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? टंडा। जहाँ पे बिहार जनजातीय लोग निवास करते हैं उसे टंडा कहा जाता है झारखंड में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, टंडा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। झारखंड में निम्नलिखित शहरों में से किसे स्टील शहर का नाम दिया गया है? तो किसे दिया गया है? टाटा नगर को। और ये कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम में है। टाटा नगर को टाटा नगर क्यों कहा जाता है? स्टील सिटी, क्योंकि यहाँ पे टिस्को यानी कि टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी है। कौन सा कंपनी? टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी है। इसकी स्थापना 1907 में हुई थी। टिस्को और इसका नाम 2005 में टिस्को से बदलकर टाटा स्टील कर दिया गया है। यहीं पे टिस्को, टेल्को सारी कंपनियां कहाँ हैं? टाटा नगर में ही है, इसलिए इसका नाम स्टील शहर है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड के निम्नलिखित किस शहर में यूरेनियम प्रसंस्करण कारखाना शुरू किया गया है? किसका पूछा जा रहा है? यूरेनियम का। तो यूरेनियम झारखंड के किस क्षेत्र में ज़्यादा है? तो वो है पूर्वी सिंहभूम में। कहाँ? पूर्वी सिंहभूम में ज़्यादा है। तो यहाँ पे पूर्वी सिंहभूम का घाटशिला जगह का नाम है। घाटशिला और जादूगोड़ा। पूर्वी सिंहभूम का जगह का नाम है घाटशिला और दूसरा कौन सा? जादूगोड़ा। यहाँ से यूरेनियम का उत्पादन किया जाता है। इस जादूगोड़ा में भी यूरेनियम यूरेनियम की खानें हैं जहाँ से यूरेनियम का उत्पादन किया जाता है। जादूगोड़ा से यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा कहाँ? जादूगोड़ा में खुदाई की जाती है। पूर्वी सिंहभूम में यूरेनियम की और खानें हैं, तो उसमें एक है तुरामडी। क्या नाम है? तुरामडी। यूरेनियम की खान है और ये भारत में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ किया जाता है? झारखंड में ही किया जाता है। भारत में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है कहाँ? झारखंड में। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लघु स्तरीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? ये पूछा जा रहा है। तो ये कहाँ की गई है? धनबाद के सिंदरी में। कहाँ? धनबाद के सिंदरी में लघु स्तरीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उलगुलान निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है? तो हम लोग जानते हैं कि उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? बिरसा मुंडा से। उलगुलान विद्रोह का नेतृत्व करता कौन है? बिरसा मुंडा है। जिसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, बिरसा मुंडा। और ये उलगुलान विद्रोह कब हुआ था? 1895 से
1900 के बीच मुंडा विद्रोह या फिर उलगुलान विद्रोह हुआ था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस साल ताना भगत पुनर्वास अध्यादेश पारित किया गया? तो ये किस साल पारित किया गया है? 1948। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर 1948 में ताना भगत पुनर्वास अध्यादेश पारित किया गया है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, झारखंड के रांची जिले में, किसमें? रांची जिले में कौन सी जनजाति सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? मुंडा जनजाति हो जाएगा। और अगर ऐसे देखें तो एसटी जनजाति रांची में ज़्यादा पाई जाती है और इसमें कौन सी? मुंडा ज़्यादा पाई जाती है। कहाँ? रांची जिले में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुंडा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड के किस हिस्से में सर्दियों में न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है? तो ये कौन सा हो जाएगा? नेतरहाट पठार। और ये कहाँ है? लातेहार में है। कहाँ है? लातेहार में। नेतरहाट को ही छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है किसे? नेतरहाट को। यहाँ पे कभी कभी न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है। कब? जाड़े के मौसम में। सर्वाधिक वर्षा भी नेतरहाट में ही होती है। अगर हम लोग देखें तो झारखंड का वार्षिक वर्षा कितना है? 140 सेंटीमीटर है, लेकिन नेतरहाट में 180 के आसपास 180 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। तो सर्वाधिक वर्षा झारखंड में कहाँ होती है? नेतरहाट में होती है। लेकिन अगर जिला की बात किया जाए तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा झारखंड का? वो है हजारीबाग। अगर जिला में देखा जाए तो हजारीबाग में सर्वाधिक वर्षा होती है, लेकिन अगर पूछा जाए कि मतलब कौन सा जगह की, तो वो हो जाएगा नेतरहाट में। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट और आज का अंतिम क्वेश्चन है ये, निम्न में से कौन सी मगध की राजधानी थी? तो वो कौन सा हो जाएगा? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र मगध की राजधानी थी। और ये कहाँ है? ये पाटलिपुत्र अभी का पटना है और ये कहाँ है? बिहार में है। तो आज के लिए इतना ही। हमारा ये प्रयास आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये जो हमारा सीरीज़ चल रहा है, ये आपके जो अभ्यास में है वो कितना आप सहयोग कर रहा है, ये हमें ज़रूर बताएं। और अगर हमारा ये प्रयास आप सभी को अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।